Hello guys, welcome to E-Takshila classes. So guys, today we are going to discuss international news part 2. आज इंटरनेशनल न्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज जो रिमेनिंग इंटरनेशनल न्यूज में हमारे करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग में है अंगोला टू क्विट OPEC, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज है उनकी, तो उससे अंगोला ने क्या कर दिया है, लीव कर दिया। अंगोला ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। अंगोला इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक OPEC with the effect from 1st of January 2024 after exit from Ecuador in 2020 and Qatar in 2019। तो इससे पहले इक्वाडोर ने भी इनको छोड़ दिया था ये ऑर्गेनाइजेशन को, और कतर ने भी छोड़ दिया था। और जो ये ओपेक है ये कब फाउंड हुई थी? 1960। किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक। अभी तक इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? रशिया थी इसमें काम कर रही, एंड अदर नॉन मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुप टू मैनेज द मार्केट। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? वियना, ऑस्ट्रिया में। अभी द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टोटल ऑफ 12 मेंबर कंट्रीज। अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। इंडिया इसकी मेंबर नहीं है ओपेक की। अभी किसने लीव किया इनको? छोड़ा है अंगोला ने ओपेक को। नेक्स्ट है बीबीसी के नए चेयरमैन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, समीर शाह पिक्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बीबीसी। समीर शाह है जो वो नए चेयरमैन होंगे बीबीसी के, और इन्होंने पहले भी काफी साल हो गए, 40 सालों से ये इसी में काम कर रहे हैं, एंड हेल्ड अ नंबर ऑफ रोल्स एट द बीबीसी इंक्लूडिंग एज हेड ऑफ द करंट अफेयर्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है बीबीसी, उसके क्या बने नए चेयरमैन? कौन बने हैं? समीर शाह। नेक्स्ट है नोमा। नोमा ये ट्रॉपिकल डिजीज है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। रिसेंटली WHO एडेड नोमा टू इट्स लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD। तो इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में क्या कर दिया गया? इसको ऐड कर लिया गया नोमा को। ठीक है जी। और इसकी आपको डिजीज क्या होती है? अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस हेल्थ चैलेंज एंड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो उसकी प्रिवेंशन रोकने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने की बहुत जरूरत है। अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस हेल्थ चैलेंज। कौन सी बीमारी है? नोमा। इसको शामिल किया गया है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में NTD WHO के द्वारा। ठीक है जी। एविडेंस इंडिकेट्स दैट नोमा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फाउंड इन द माउथ। तो जो माउथ में बैक्टीरिया उससे ये डिजीज होती है। ब्लड फ्लो टू अ लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ। तो जो ब्लड फ्लो है वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान एम्बेसी न्यू दिल्ली हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज क्लोज्ड डाउन परमानेंटली। तो जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उसको बंद कर दिया गया परमानेंटली। तालिबान का प्रेशर भी था, तो उसके कारण अफगानिस्तान की तरफ से एम्बेसी क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। द एम्बेसी साइटेड दैट द कॉज बिहाइंड द डिसीजन आर एज परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो कुछ कारणों के कारण जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी न्यू दिल्ली में वो परमानेंट बंद कर दी गई है। मालिकयोंग वन स्पाई सैटेलाइट। मालिकयोंग वन स्पाई सैटेलाइट ये नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट है। आफ्टर 2 लॉन्च फेलियर्स अर्लियर दिस ईयर, इससे पहले 2 लॉन्चेस किए थे जो फेल हो चुके थे स्पाई सैटेलाइट के। तो ये 3rd लॉन्च था मालिकयोंग स्पाई सैटेलाइट का नॉर्थ कोरिया की तरफ से। North Korea said it successfully placed its Malyong-1 spy satellite into orbit last week। क्या करेगी ये? ग्लोबल ऑप्टिकल इमेजिंग सर्विलेंस कैपेबिलिटी ऑफ सेवरल नेशंस। तो Malyong-1 स्पाई सैटेलाइट है, किसकी तरफ से ये लॉन्च किया गया? नॉर्थ कोरिया की तरफ से। इससे पहले 2 ट्राई किए थे बट वो फेल हो चुके थे। तो 3rd ट्राई में ये सक्सेसफुल हुआ है, Malyong स्पाई सैटेलाइट। नेक्स्ट है एसिक्यूबो रीजन। तो ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है ग्यूना और वेनेजुएला के बीच में। द रीजन इज डिस्प्यूटेड बाय द ग्यूना एंड वेनेजुएला। द एसिक्यूबो रीजन इज
of 1,59,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वेस्ट ऑफ द एसिक्यूबो रिवर। तो जो ये एसिक्यूबो रीजन है ये ग्याना और वेनेजुएला के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है। किलोमीटर्स आपने याद नहीं रखने, बस ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड एरिया किस किस के बीच में, एसिक्यूबा जो एरिया है ग्याना और वेनेजुएला के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। और अभी जो ये टेरिटरी है ये ग्याना के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द 1899 पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड, बट इट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय वेनेजुएला। बट वेनेजुएला के द्वारा भी ये क्लेम की जाती है। अभी इस पे कंट्रोल किसका है, गुयाना का, एसिक्यूबो रीजन। नेक्स्ट है पीएम मोदी प्रपोजेस टू होस्ट स्कोप 33 इन इंडिया इन 2028। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया है COP 33 का इंडिया में होस्ट करने के लिए, कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, जो कि 2028 में होगा। दिस ऑफर वाज मेड ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट एट COP28 इन दुबई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया है COP 33 को होस्ट करने के लिए, कि इंडिया होस्ट करेगा, जो कि 2028 में होने वाला है। या कब ये एट हिज एड्रेस एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट एट COP28 इन दुबई। नेक्स्ट आ जाओ, इजराइल क्लेम टू हैव फॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI वॉर। इजराइल ने क्लेम किया है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट AI वॉर लड़ेंगे, ठीक है जी। प्रस्ताव है उनका, द इजराइल डिफेंस फोर्सेस ऑफ इजराइल दैट कैरीड आउट द रीसेंट ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स said that it relied heavily on the machine learning and data gathering and did it against the Palestine। तो ये उन्होंने बोला कि AI प्लेटफॉर्म को यूज किया गया था पैलेस्टीन के खिलाफ। कौन से थे, जैसे गोस्पेल, अल्केमिस्ट और डेथ ऑफ विजडम। तो इनको फॉर देयर अटैक्स ड्यूरिंग वॉर अगेंस्ट हमास, तो ये किसके द्वारा यूज किए गए थे, इजराइल के द्वारा पैलेस्टीन के खिलाफ यूज किए गए थे AI प्लेटफॉर्म। गोस्पेल, अल्केमिस्ट और डेथ ऑफ विजडम इजराइल के द्वारा यूज किए गए थे ये। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। यूरोपियन यूनियन ने पास किया है लॉ कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रीहेंसिव रेगुलेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड द AI एक्ट। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये पास किया गया है, जिसको क्या बोला जाएगा, AI एक्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव रेगुलेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे, AI एक्ट। किसके द्वारा पास किए गए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। मलेशिया ग्रांट वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस। भाई जैसे श्रीलंका ने अपने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दी थी, वैसे ही मलेशिया के द्वारा क्या किया गया, वीजा फ्री एंट्री दी गई है इंडिया को। मलेशिया इज टू सेट ग्रांट वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस फॉर स्टेज ऑफ अप टू 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम December 1। 30 दिन की स्टे के लिए उनको वीजा फ्री एंट्री दी गई है इंडियंस को, किसके द्वारा, मलेशिया के द्वारा। और ये साथ में जो वीजा एग्जेम्पशन है ये चाइनीज सिटीजन्स के लिए भी है, विल बी इन इफेक्ट अंटिल December 31, 2024। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम मेड दिस अनाउंसमेंट। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अनवर इब्राहिम, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेपाल बिकम फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशिया टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। ठीक है जी, नेपाल पहली कंट्री बना है साउथ एशिया में जहां पे सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर की गई है। ठीक है जी, सेम सेक्स मैरिज मैरिज वहां पे रजिस्टर की गई है। फर्स्ट कंट्री है साउथ एशिया में नेपाल। नेक्स्ट है श्री इंदिरा मणि पांडे विल बी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी होंगे श्री इंदिरा मणि पांडे। ठीक है जी, याद रखिएगा, बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे श्री इंदिरा मणि पांडे। बिम्स्टेक है क्या, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी और जो इसके सेक्रेटरीट है वो कहां पे है, बांग्लादेश में
ढाका में, ठीक है जी, बांग्लादेश में है ये, ढाका में है सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश 1997 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसके मेंबर हैं बिम्स्टेक के वो कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। पर्पस क्या था बिम्स्टेक का? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन थ्रू ज्वाइंट एंडेवर्स इन अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, to promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, technical and scientific fields। ये बिम्स्टेक का पर्पस है, ठीक है जी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में बनी थी ये, और इसके जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट, वो कहां पे है? वो ढाका में, बांग्लादेश में। और श्री इंदिरा मणि पांडे नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे बिम्स्टेक के। नेक्स्ट है जी FATF। है क्या ये FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये। इन्होंने अनाउंस किया है रिमूवल ऑफ सेवरल कंट्रीज फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। तो FATF ने क्या किया है? कुछ कंट्रीज को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। और वो कौन सी कंट्रीज है? उनमें है केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। है क्या ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF? तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बनी थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू मेंटेन सर्टेन इंटरेस्ट। जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको खत्म करने के लिए उन पॉलिसीज पे ये बनी थी FATF ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। आफ्टर द 9/11 अटैक्स ऑन द USA, तो जब यूएस पे अटैक हुए थे 9/11 में, then the FATF in 2001 expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, जो काला धन सफेद बनाया जाता था, तो उसके लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को खत्म करने के लिए FATF बनी थी हमारी 1989 में। और बाद में यूएस अटैक्स के बाद इन्होंने अपनी एरिया टेरिटरीज को एक्सपेंड कर दिया था टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और ये 39 मेंबर बॉडी है जिसमें से मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। 39 मेंबर्स, 3 आर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी है? यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। और इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर कंट्री है, ओनली ऑब्जर्वर कंट्री है FATF की इंडोनेशिया। और 2 लिस्टें होती हैं, डिक्लेयर की थी इन्होंने, ग्रे और ब्लैक लिस्ट ऑफ कंट्रीज टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम ये 2 लिस्टें होती हैं, ग्रे और ब्लैक, तो उनको अपडेट करते हैं कौन सी कंट्रीज ऐड है ब्लैक लिस्ट में। और बाद में जैसे कि अब हमने देखा है जो ग्रे लिस्ट है उसमें से कैमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को बाहर निकाल दिया है। और इसका सेक्रेटरीट कहां पे है? OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस में है। नेक्स्ट है चिली बिकेम द 59th मेंबर ऑफ द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चिली है जो वो 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट है वोल्केनो। भाई नाम बड़ा खतरनाक है, वोल्केनो क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का। नाम काफी खतरनाक है, नाम याद रखना। द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरेशिया। तो भाई ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया में। रिसेंटली इरप्टेड ऑन द कामाचटका पेनिनसुलर प्लेट्यू इन रशिया, spewing a significant amount of ashes into the air. This eruption marked the 3rd time it erupted in the year 2023। 2023 में ये तीसरी बार इरप्ट हुआ है। कहां पे ये इरप्टेड ऑन द कामाचटका पेनिनसुला इन रशिया। वोल्केनो क्ल्यूचेव्स्काया, भाई नाम काफी खतरनाक है, बस याद रखना, सोप्का, ठीक है जी। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरेशिया का ये। नेक्स्ट है IIT मद्रास became the first IIT to open an international campus with the inauguration of campus in Zanzibar, Tanzania। IIT मद्रास फर्स्ट IIT बन चुकी है जिन्होंने इंटरनेशनल कैंपस खोला है। कहां पे? जंजीबार, तंजानिया में। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और जो फर्स्ट बैच था उसमें IIT मद्रास जंजीबार कैंपस में 45 स्टूडेंट्स थे BS और MTech में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस कोर्सेज में। तो IIT मद्रास फर्स्ट IIT बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल कैंपस
इनॉग्रेट की है। कहां पे? जंजीबार, तंजानिया में। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। नेक्स्ट है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज। भाई सेकंड टर्म के लिए ये क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है जी। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज हैज सिक्योर्ड अ सेकंड टर्म। तो भाई ये दूसरी बारी के लिए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज। साइक्लोन मिदहिली, ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ है? साइक्लोन मिदहिली ये हुआ है बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये बे ऑफ बंगाल है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है। और जो नाम है इसका मिदहिली, ये किसने दिया है? ये नाम दिया गया है मालदीव्स के द्वारा। और मिदहिली का मतलब क्या होता है? ह्यूज ट्री, काफी बड़ा वृक्ष। तो मिदहिली नाम दिया गया किसके द्वारा? मालदीव्स के द्वारा। नेक्स्ट है द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023। It is a collaborative effort between the Indian Mission to Asian and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has taken center stage in the Indonesia। तो जो एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 हुआ है वो कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। कोटा कासाब्लैंका जकार्ता इंडोनेशिया। एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल। नेक्स्ट है अहेड ऑफ 15th एनिवर्सरी ऑफ 26/11 Mumbai attacks, Israel has officially declared the Pakistan-based terror outfit Lashkar-e-Taiba as a terrorist organization। 26/11 जो मुंबई अटैक्स हुए थे, जो उसके पीछे जिम्मेवार ग्रुप था पाकिस्तान का, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा, उसको इजराइल ने क्या किया है? डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ इजराइल्स कमिटमेंट टू सपोर्टिंग द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है जी। लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है जो अनक क्रैक्यू वोल्केनो, इंडोनेशिया में वोल्केनो ये अनक क्रैक्यू वोल्केनो सिचुएटेड इन द सुंडा स्ट्रेट। तो जो सुंडा स्ट्रेट है वहां पे है ये वोल्केनो। अनलिस्ड ऑफ पावरफुल इरप्शन, काफी पावरफुल इरप्शन हुई है यहाँ पे। कास्टिंग ऑफ वोल्केनिक एश क्लाउड अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर हाई इनटू द स्काई। तो जो ये वोल्केनो है क्राकेट्यू वोल्केनो इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट में है, काफी पावरफुल इरप्शन हुई है जिससे आप एशेस देख सकते हो 1 किलोमीटर तक हाई थी स्काई में। ठीक है जी। काफी पावरफुल इरप्शन हुई है। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल न्यूज थी। इसके साथ ही हमारी इंटरनेशनल न्यूज जो टॉपिक था करंट अफेयर्स का वो कवर हो चुका है। 2 पार्ट्स में हमने कवर किया है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।